चलिए शुरू करते हैं HNO3 सर, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड को हम कहते हैं एक्वा फोर्टिस। क्या कहते हैं सर? एक्वा फोर्टिस। अब याद रखना एक्वा फोर्टिस और एक्वा रीजिया में कंफ्यूज मत होना, एक्वा रीजिया में लास्ट में बात करेंगे सर। एक्वा फोर्टिस क्यों कहते हैं? एक्वा फोर्टिस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वाटर होता है। दूसरा कारण इट्स हाईली कोरोसिव इन नेचर। तीसरा कारण इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब बात की जाए कि HNO3 को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो हमें सोडियम नाइट्रेट चाहिए, पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, उसको हमने H2SO4 में डाल के आगे सर कंसेंट्रेटेड H2SO4 है उसमें डाल दिया, बन के तैयार हो गया HNO3 और उसके साथ NaHSO4। याद रखना टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, देन ओनली NaHSO4 विल प्रोड्यूस। नाउ क्वेश्चन में अराइज, 5 क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बना कि H2SO4 क्यों यूज किया, HCl भी यूज कर सकते हो। अब H2SO4 क्या है सर? नॉन वोलेटाइल एसिड। अभी भी पढ़ के आ रहे हो ना, तो H2SO4 क्या है? नॉन वोलेटाइल एसिड। तो जब हम HNO3 को निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट से हम निकालते हैं, तब हमें प्योर HNO3 मिलकर तैयार होता है सर। ये H2SO4 भेड़ में नहीं, हिस्सा नहीं बनता। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं सर? पहला कारण फ्यूल वेस्ट, दूसरा कारण ग्लास अपैरेटस टूट सकता है, ग्लास अपैरेटस टूट सकता है। तीसरा कारण और चौथा कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा कारण ये है कि Na2SO4 बन सकता है, NaHSO4 ना बन के Na2SO4 बन सकता है अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हुआ। और ये होता है सोडियम सल्फेट, और ये होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड क्रस्ट। अब ये हार्ड क्रस्ट है, ग्लास अपैरेटस से चिपक जाता है, ग्लास अपैरेटस से चिपक जाएगा तो रिएक्शन होने ही नहीं देगा सर। इट स्टॉप्स, इट रेजिस्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं, क्योंकि HNO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन ऑक्सीजन एंड इन वाटर। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए यही क्वेश्चन है कि क्यों 200 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, क्योंकि पहले तो थर्मल डिकम्पोजिशन इस तीनों चीज में हुआ, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। एंड दैट इज द रीजन व्हाई लैबोरेटरी प्रिपरेशन में जो HNO3 होते हैं, लैबोरेटरी प्रिपेयर्ड जो HNO3 होते हैं, दे आर येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करो सर, इसको धूप में नहीं रखते हो। क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोज होता है और उसका कलर खराब हो जाता है सर, इसमें डिकम्पोज हो जाता है इसमें, उसलिए इसे डार्क बॉटल्स में सराउंड करते हैं। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस तो बड़ा कम है सर, ठीक है। घुमा के क्वेश्चन आएंगे, जो समझ गया वो राजा, नहीं समझ पाया वो सिकंदर, नहीं हो पाया, ठीक है सर। तो एक्वा फोर्टिस ये हो गया, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, इसीलिए फलाना ढिकाना चीज है। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं अब बात करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस की, ठीक है। अगर हमें लार्ज स्केल में प्रिपेयर करवाना है, लार्ज स्केल में, तो कैसे प्रिपेयर करवाएंगे? तो उसके लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस उसे कहते हैं सर, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड साहब का एक प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अमोनिया वाले चैप्टर में भी है सर, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया में हम ऑक्सीजन डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट नोन एज प्लैटिनम विद 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब ये बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, तब ये बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर। अब इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ना कह के नाइट्रस ऑक्साइड भी बोल सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड, OUS वाला ऑक्साइड, ठीक है सर। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये शांत नहीं बैठता, अकेला नहीं इसे बढ़िया लगता, तो ये दुकेला हो जाता है सर। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अब इसमें भी थर्ड स्टेप सर, इसमें भी अगर और ऑक्सीजन डालोगे और वाटर डालोगे तब ये बन जाएगा सर HNO3। बैलेंस कर लेना, यही है सर ओस्टवाल्ड प्रोसेस, सिंपल स्टेप सर। अब इसके साथ निकलता है हीट सर, एक बार याद बात रखना कि इसके साथ निकलता है हीट, हेक्सोथर्मिक ये प्रोसेस है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, पहले ही बता दिया सर, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। और प्लैटिनम जो है वो कंटिन्यूज टू ग्लो रेड इवन आफ्टर द हीटिंग इज स्टॉप्ड, उसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और HNO3 बन के तैयार हो गया। ये काला चिट्ठा था ओस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए। अब HNO3 का कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान जाओ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या इसमें खास बात है सर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए किसी भी मेटल के साथ आप किसी भी एसिड को डालते हो तो हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन HNO3 के साथ ऐसा नहीं होता, HNO3 के साथ ऐसा नहीं होता। मान लीजिए एक मेटल है सर कॉपर, इसके साथ अगर हमने HNO3 डाला, कॉपर के साथ यद्यपि हमने HNO3 डाला,
तब हाइड्रोजन नहीं निकलता सर, सबसे पहले निकलता है वाटर। निकलता तो हाइड्रोजन है लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मरता जो जब निकलेगा तो ऑक्सीजन उसमें डाल देता है, इसको लेके जा सकता है, समझे? ओके, इसके साथ निकलता है इसका सॉल्ट, कॉपर नाइट्रेट। और इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पे खेल आता है कंसेंट्रेटेड HNO3 का और डाइल्यूट HNO3 का। अगर यहां पे कंसेंट्रेटेड HNO3 है तो निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और अगर यहां पर डाइल्यूट HNO3 है तो यहां पे निकलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कितना आसान है यार, थोड़ा सा कम डाला तो थोड़ा सा कम बना, ज्यादा डाल लिया तो डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर है सर? जिंक के साथ देख लो, जिंक के साथ यही बात, HNO3 अगर डाल दिया हमने मेटल के साथ तो वाटर बनेगा, हाइड्रोजन नहीं बनेगा। जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस, और उसके साथ नाइट्रोजन। अब देखो, अगर ये कंसेंट्रेटेड है तो NO2, अगर ये डाइल्यूट है तो बस NO। क्लियर है? शाबाश। और ऑक्सीडेशन और कैसे करता है सर? तो ये अब ये ऑक्सीडाइजिंग की छोटी सी प्रॉपर्टी, मान लीजिए सल्फर के साथ, अब बताओ भाई क्या बनेगा? बहुत सही, H2SO4, ठीक, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, उसके साथ NO2 और उसके साथ वाटर। ठीक, ठीक है सर। कार्बन डाल दिया सर, कार्बन डाल दिया, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन हो गया सर इसका। उसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके साथ वाटर। ठीक है, अब मान लीजिए किसी मेटल के कार्बोनेट के साथ, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर आपने इसका रिएक्शन करवा दिया सर, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये नॉर्मल एसिड वाली काम करेगा सर। कार्बोनेट के साथ कोई भी एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और उसके साथ वाटर निकलेगा सर। बैलेंस करते जाना, बैलेंस कर लेना आराम से। ठीक है, मान लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो वही बात, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मैग्नीशियम का नाइट्रेट बन जाएगा सर। वैसे ही बात करें, सल्फाइट है, मैग्नीशियम सल्फाइट है, मैग्नीशियम सल्फाइट है, तब HNO3 बना और उसके साथ निकला, उसके साथ निकलेगा, अगर सल्फाइट है तब सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फाइड है, इसे सल्फाइड कहते हैं, IDE, तब निकलता है हाइड्रोजन सल्फाइड। किसी भी एसिड की यही बात होती है सर, किसी भी एसिड की यही बात होती है, याद रखना सर। सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइट है तो सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ उसका वाटर, और उसके साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट उसका सॉल्ट, और उसके साथ ये वाटर। ठीक है, और कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर नाइट्रिक एसिड को किसी सॉल्ट के साथ डाल दिया, नहीं एल्कली के साथ डाल दिया, मान लीजिए नाइट्रिक एसिड को हमने एल्कली के साथ डाला, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, क्या बनाएगा सर? कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, सॉल्ट, और उसके बाद वाटर निकाल देगा सर। खत्म कहानी। ठीक है, पोस्ट वाला प्रोसेस हो गया। इसके जनरल प्रॉपर्टीज की बात होगी। हाँ, एक और प्रॉपर्टी, एसिड है तो सर लिटमस पेपर को रेड, फिनोप्थलीन को कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज को सर पिंक कर देगा। एक और इंपॉर्टेंट क्या बात है? एक और इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसका कलर नॉर्मली प्योर HNO3 इज कलरलेस, बट लैबोरेटरी प्रिपरेशन में जो होता है या फिर थर्मली डिकम्पोज हो जाता है, कांच के शीशे में रख दो, धूप पड़ जाए, क्या हो जाएगा? थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा, येलो कलर में आ जाएगा सर। कोरोसिव इन नेचर होता है। एक चीज जो हम यहाँ पे बताना भूल गए कि अगर मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, लेकिन दो ऐसे मेटल हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज। अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट अगर HNO3 है, मतलब 1 to 2% अगर कंसेंट्रेशन है इसका, तब उसका सॉल्ट निकालता है और उसके साथ निकाल लेता है हाइड्रोजन। ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट कुछ ऐसा होता है सर, इसमें हम HNO3 डालते हैं, ऊपर से हम फेरस सल्फेट डालते हैं, उसके ऊपर से H2SO4 डालते हैं कंसेंट्रेटेड वाला, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाता है। यही है ब्राउन रिंग टेस्ट। HNO3 नीचे से डाला, उसके ऊपर से फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, उसके ऊपर से H2SO4 डाला, बीच में एक राउंड रिंग फॉर्म हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ओस्टवाल प्रोसेस के बाद में बात कर ली। बात करते हैं सर एक्वा रीजिया क्या होता है। एक्वा रीजिया इंपॉर्टेंट है HCl वाले चैप्टर के लिए भी, इस चैप्टर के लिए भी। इसको ट्रिक भी है याद करने का। हमने लिया HNO3 और हमने लिया HCl इन द रेशियो 1:3। अब ये रेशियो कैसे याद करें? यहाँ पे मान लो यहाँ पर 1:3 लगा दिया, कैसे होगा सर? रेशियो याद करने का तरीका ये है कि Cl, C देखो, C लेटर देखो,
तो ए बी सी डी में अल्फ़ाबेट में सी कितने स्थान पे आता है सर? ए बी और सी, तीसरे स्थान पे कहाँ आ रहा है? सी आ रहा है सर। तो 3 रेशियो यहीं पे होगा। ट्रिक होता है सर याद करने का, अपना अपना सबका, मेरा तो ये था। तो HCl ये है, HNO3 हो गया। तब क्या बनेगा सर? NOCl बनेगा, वाटर बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेसेंट क्लोरीन बनेगा सर, नेसेंट क्लोरीन। ये जो नेसेंट क्लोरीन है इट्स एक्सट्रीमली रिएक्टिव। अब ये इतना रिएक्टिव है ना कि जो संत लोग होते हैं, संत बाबा जो होते हैं, इनर्ट गैसेस, इनर्ट मेटल, सॉरी गैसेस नहीं, उनकी भी संतानियत छुड़वा देते हैं सर, उनको भी डिसॉल्व कर देते हैं उस, समझे? सो नेसेंट क्लोरीन जैसे कि सिल्वर है, इसमें क्लोरीन डाल दो, लो डिसॉल्व हो गया। कहते हैं कि हम इनर्ट है, नहीं क्लोरीन डाल दो, बहुत रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव कि इसको भी डिसॉल्व कर देता है। बेसिकली रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्लैटिनम है, प्लैटिनम तक को इसमें डाल दो, PtCl4 बन जाएगा सर, डिसॉल्व हो गया, समझे? तो इसी को एक्वा रीजिया कहते हैं।